बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में जो अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है मशीनें, सरल मशीनें, उत्तोलक एवं घिरनी। तो सबसे पहले शब्द आ गया मशीन। मशीन किसे कहते हैं उसको हम जानें। मशीन उस यंत्र अथवा कल को कहते हैं जिसकी सहायता से बल के परिमाण को बदला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि बल के परिमाण को बदलना अर्थात कम बल लगाकर ज़्यादा कार्य को करना। एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि मशीन वह युक्ति है जो हमें कार्यों को करने में सहायता प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम कार्य को आसानी से कर सकते हैं, वो कहलाती है मशीन। अब चलिए हम जानते हैं, हमारा अगला टॉपिक है यांत्रिक लाभ। लाभ के बारे में हम किसी वस्तु को जब बल आरोपित करते हैं, जो बल आरोपित करते हैं उसे कहते हैं आयास। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं और जिस वस्तु के ऊपर ये बल लगाया जाता है उस वस्तु को हम बोझ या भार करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इस बोझ और इस प्रयास के अनुपात को ही हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी कि W और E के अनुपात को कहते हैं यांत्रिक लाभ। एक अच्छी मशीन उसे हम कहते हैं जिसमें इस यांत्रिक लाभ का मान अधिकतम हो। प्रत्येक अच्छी मशीन का यही उद्देश्य होता है कि वह इस यांत्रिक लाभ को अधिक से अधिक प्राप्त करे। अगला टॉपिक है वेगानुपात। किसी आयास द्वारा चली गई दूरी और उस बोझ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को ही हम कहते हैं वेगानुपात। वेगानुपात को प्रदर्शित करने के लिए हम लिखते हैं वेगानुपात बराबर आयास द्वारा तय की गई दूरी बटे बोझ द्वारा तय की गई दूरी। आयास द्वारा तय की गई दूरी और बोझ द्वारा तय की गई दूरी, इस अनुपात को ही हम कहते हैं वेगानुपात। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मशीन की दक्षता। मशीन की दक्षता। अगर हम किसी मशीन को ई ऊर्जा प्रदान करें, किसी मशीन को ई ऊर्जा प्रदान करें और उसके द्वारा W कार्य वह मशीन करें, तो इस W और E के अनुपात को ही हम कहते हैं मशीन की दक्षता। इसे इस मान E से प्रदर्शित करते हैं। W बटे E जो है ये कहलाता है किसी मशीन की दक्षता। इसका मान 1 से हमेशा कम होता है और इसका पूरा मान 1 होता है।
आगे हमारा उत्तोलक। उत्तोलक एक मशीन होती है जो सीधी अथवा टेढ़ी मेढ़ी दृढ़ छड़ के रूप में होती है। इस छड़ को किसी दृढ़ आधार के प्रत्यय चारों ओर उसे हम घुमा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कोई हमारा बिंदु है, इसी बिंदु के प्रत्यय एक छड़ है हमारी ए, तो इसको हम इस बिंदु के प्रत्यय दोनों तरफ घुमा सकते हैं। देखिए इधर जो है हमारा भार रखा हुआ है, इधर से हम इस पर बल लगा ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी छड़ है, इसे हम ऊपर नीचे, ये हमारी मेन छड़ है और डॉटेड स्थितियों पर स्थित है, इसे हम डॉटेड लाइनों के द्वारा दिखाए हैं। और यहाँ पे जो बिंदु है, इसी बिंदु के प्रत्यय हम इस छड़ को घुमाते हैं और इस बिंदु को लिखते हैं F से, क्योंकि फिक्स पॉइंट है दृढ़ आधार के साथ। और इधर हमारा भार रखा रहता है, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इधर जो प्रयास करते हैं उसका नाम आयास, जिसे हम E से दिखाते हैं। अब हम जानते हैं कि उत्तोलक के प्रकार के बारे में। चलिए पहले जान लेते हैं उत्तोलक का सिद्धांत क्या है। उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक की सिद्धांत की बात करें तो इसका यही सिद्धांत है कि दक्षिणावर्त लगने वाले बलों का योग और बाएं पक्ष पे वामावर्त जो बलों लगे हुए हैं उनका योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। या उनका मान जो है, दक्षिणावर्त बल का मान और वामावर्त बल का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये हमारा हो जाएगा, इधर का भार है, भार वाली भुजा है, तो इधर का भार गुणे भार भुजा बराबर आयास गुणे आयास भुजा। ये है नियम, हम इस सूत्र से निकालते हैं, टाउ बराबर F × D, बल आघूर्ण के नियम के अनुसार। बल क्या है, ये F है, बल है, आयास भी बल है, भुजा मतलब D दूरी, मतलब बल आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार ही हम इसको निकालते हैं। यही उत्तोलक का सिद्धांत है। अब चलिए जानते हैं उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक में हम जान रहे हैं कि 3 चीज़ें हैं उपस्थित, E है, F है और इधर W है। अब किसी उत्तोलक के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला भार, दूसरा है आलम जिस बिंदु पर वो टिका हुआ है, तीसरा है आयास। आयास को हम ई से दिखाते हैं। आयास का मतलब होता है एक प्रकार से बल ही है, जो बल लगाते हैं वही आयास है, इसे ई से दिखाते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट है, आलम्ब है, उसे हम लिखते हैं F से। और जो बोझ है या भार है उसे हम दिखाते हैं W से। तो E, F और W की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला है हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, फर्स्ट श्रेणी के उत्तोलक। इसमें देखिए एक लाइन अगर खींचें तो आलम हमेशा बीच में होता है, या इधर है W और इधर है हमारा E। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो आलम्ब है वह W और E के मध्य में होता है। W मतलब भार है, E का मतलब आयास। वे सभी मशीनें या उत्तोलक हैं जो प्रथम श्रेणी कहलाएंगे जिनमें आलम्ब बीच में हो और इधर भार हो और इधर आयास हो। उदाहरण के लिए हम कैंची ले लेते हैं। जो कैंची होती है ऐसे तो इसका आलम्ब हो गया। यहाँ पे कोई वस्तु हम रखते हैं तो ये भार हो गई हमारी W, ये F हो गया, फिक्स्ड पॉइंट है।
यहाँ से हम आयास लगाएंगे, इसको पकड़ के जब ऐसे अपना कार्य करेंगे तो कैंची है हमारा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में शामिल है। दूसरा है फ्लायर है, इसे गिलास भी कहते हैं, और कई मशीनें ऐसी हैं जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण में सम्मिलित हैं। अब चलिए हम चलते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जानते हैं। हमारा है सेकेंड द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। देखिए उदाहरण के लिए सबसे पहले हम ये जान लें कि इसमें जो आलम होता है ये आखिरी में होता है, बीच में भार डब्लू होता है, इफर्ट हम सबसे लास्ट में लगाते हैं। आयास क्या होता है, हमारा आलम किनारे रहेगा, उसके बाद बीच में रहेगा हमारा भार डब्लू और सबसे लास्ट में हमारा रहेगा आयास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की परिभाषा में यही बना सकते हैं, ऐसे उत्तोलक जिनमें भार आलंब और आयास के मध्य में होता है उन्हें हम द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। उदाहरण के लिए आम काटने का सरौता, देखिए आम काटने का सरौता कैसे होता है, ऐसे करके यह जुड़ा होता है, हमारा आलम हो गया, बीच में हमने एक आम रख दिया काटने के लिए। जब इसको हम काटेंगे यहाँ पे बल हम ई लगाएंगे, ये हमारा हो गया आयास, बीच में हमारा भार डब्लू और यहाँ पे हमारा आलम या। जहाँ पे भार जो है वह आयास और आलम के मध्य में होता है, ऐसे उत्तोलक हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। देखिए हमारे जो तीसरे श्रेणी के उत्तोलक हैं, ये है हमारा तीसरा नंबर, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। उत्तोलक में हम ध्यान देंगे क्या होता है, हमारा जो आयास है वो बीच में रहेगा, इधर से हम और भार इधर हमारा हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा आलम। परिभाषा हम कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक उन उत्तोलक को कहते हैं जहाँ पे आयास भार और आलम के मध्य में स्थित होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम चाकू ले लें और चाकू को हाथ से पकड़े रखें, तो देखिए हमारा जो भार है यहाँ है मुझे काटनी है, और हमारा जो आयास इफेक्ट बल लग रहा है यहाँ पे लग रहा है, ये हमारा आलम है, हाथ से पकड़े हुए हैं ऐसे। देखिए हाथ से पकड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारा वस्तु रहेगी, बाहर इसको दाव लगाएंगे, हमारा आयास यहाँ पे लग रहा है, और ये हमारा सिर्फ आलम है, सहारे देने के लिए है, इसी के परिधि हम इसको घुमा सकते हैं। हो गया हमारा चाकू हो गया। किसान का हल भी हमारा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, किसान का हल, ये सब हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे घिरनी के बारे में।
गिरनी भी हमारी एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की तरह ही कार्य करती है। गोलाकार होती है, इसकी एक तरफ रस्सी लगा देते हैं और एक बिंदु इसका आलम्ब होता है, या यहाँ पे कोई भार हम लगा देंगे W, और यहाँ पे E है हमारा, जिसको रस्सी को खींचेंगे। तो ये हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं आसानी से, और ये काफ़ी आसान होता है। अगर भार का है उतना बल लगा करके उसको आसानी से उठा सकते हैं। अगर हमें और सहायता की ज़रूरत है तो हम घिरनियों की संख्या बढ़ा देंगे। जैसे घिरनी हमारी यहाँ है, एक घिरनी यहाँ है, इसका संपर्क हम ऐसे कर देंगे और यहाँ से रस्सी लगा देंगे, इसको हम खींचेंगे तो हमारा जो भार है और भी आसान तरीके से कार्य करेगा। जैसे हमारा 30 किलो भार है तो यहीं पे बढ़ जाएगा 15 किलो, तो हमें 15 किलोग्राम का ही बल लगाना पड़ेगा और हम इसे आसानी से उठा लेंगे। अगर और भी ज़्यादा गिरनी हम लगा देंगे तो हमारे बल और भी आधे हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए। जैसे कोई हमारी गिरनी भी दो तरह की होती है। पहली होती है स्थिर गिरनी, नंबर 2 है चलती गिरनी। पहले वाले में क्या होता है, चौखटा स्थिर रहता है और इसमें क्या रहता है, चलाए मान रहता है। देखिए अब घिरनी पर जो बल लगाया जाए कैसे आधा होगा। जैसे हमारी कोई घिरनी है, इस पर कोई भार W लगा है और ये किसी आधार के साथ बधी हुई है, इधर से प्रयास की कर रहे हैं, जिसमें भार W है और यहाँ भी आलम्ब F है। मान लीजिए कि दोनों बल हमारे दूरी तनाव है TT। तो संतुलन की अवस्था में ये होगा कि जो एक तरफ बल लग रहा है संतुलन अवस्था में, अगर घिरनी स्थिर है जितना बल नीचे लग रहा है उतना बल ही ऊपर लग रहा है। जिस रस्सी का तनाव है दोनों का तनाव मिला हो जाएगा 2T और नीचे की तरफ जो भार लग रहा है वो है W। 2T बराबर हो जाएगा W संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ से हम T बराबर पाएंगे W/2, अर्थात भार का आधा ही तनाव या बल लगा करके हम अपना कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जान लेते हैं कि पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी के लिए जो यांत्रिक लाभ है हमारा कितना होता है। पहले के लिए 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, 1 से ज़्यादा और इसमें 1 से हमेशा कम होगा। पहली श्रेणी के उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है या 1 के बराबर भी हो सकता है। दूसरी श्रेणी के उत्तोलक के लिए क्या होगा, यांत्रिक लाभ का मान हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के लिए जो हमारा मान है वह 1 से हमेशा कम रहेगा यांत्रिक लाभ का। आगे है जैक स्क्रू, इसके बारे में जान लीजिए। इसका प्रयोग ये चूड़ीदार यंत्र पे फिट होता है। इसकी सहायता से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों की बाडियों को उठा देते हैं, उठा करके उनका पहिया अलग कर लेते हैं और अपने कार्य को करते हैं। तो संतुलन की स्थिति में इसका भी एक फार्मूला होता है, वो भी जान लीजिए। ई द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है मशीन द्वारा
बोझ के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 पाई एल गुणे ई, और मशीन द्वारा जो बोझ उठाया गया है डब्ल्यू गुणे होता है एच। देखिए डब्ल्यू बटा ई हमको निकालना है। देखिए ई को यहाँ लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बटे ई बराबर 2 पाई एल बटे एच। इसकी सहायता से हम स्क्रू का यांत्रिक लाभ निकाल लेते हैं।